फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की। तो इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे इंडिया के पहले स्पेस ह्यूमन फ्लाइट की, उसके बाद बात करेंगे स्पेस स्टेशन की। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं या फिर व्योमनॉट्स हैं वो रशिया में ही क्यों ट्रेन हो रहे हैं। तो जो इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है वो चालू हुआ था 2007 में इसरो के द्वारा, जहां पर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी थी एक क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में गगनयान कहा जाएगा। तो ये जो गगनयान है इसे GSLV Mark 3 रॉकेट में लगाया जाएगा और लॉन्च किया जाएगा। तो एक बार अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है, इंडिया चौथी कंट्री बन जाएगी जिसने इंडिपेंडेंटली स्पेस ह्यूमन फ्लाइट कंडक्ट करी होगी। तो ये जो मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का प्रोग्राम है ये करीबन 10,000 करोड़ का है, यानी कि $1.4 बिलियन का। तो जो पहला फेज होगा इस मिशन का, उसके हिसाब से एक 3.7 टन का जो स्पेसक्राफ्ट है जिसे गगनयान कहा जाता है उसको लॉन्च किया जाएगा, जिसमें मिशन ड्यूरेशन जो है वो कुछ ऑर्बिट्स और 2 दिन की रहेगी। उसके बाद मैन्ड क्रू लॉन्च किया जाएगा जिसको दिसंबर 2021 में प्लान किया गया है। तो ये 3 लोगों का क्रू होगा जो कि करीबन 1 हफ्ता स्पेस में रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट फेज में ड्यूरेशन को बढ़ाकर 30 से 40 दिन का बनाया जाएगा और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे स्पेस स्टेशन की ओर, जहां पर ये ड्यूरेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इंडिया का प्रोग्राम है 2030 तक एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का। तो ये जो पहला मिशन होने वाला है इसके लिए इंडिया के 4 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो रशिया में ट्रेन हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ट्रेनिंग है वो रशिया में ही क्यों हो रही है। इसके पीछे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अब यहाँ से हम पीछे जाते हैं समय में और डिस्कस करते हैं उस टाइम को जब अमेरिका और USSR के बीच में स्पेस रेस चल रही थी। तो जैसा कि हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 सुपर पावर कंट्रीज़ निकलकर सामने आई। दोनों में हमेशा से तनातनी रही एक दूसरे को पछाड़ने की, जहाँ पर पहले आर्म्स रेस हुई, उसके बाद वो स्पेस रेस में कन्वर्ट हो गई। तो शुरुआत होती है आर्म्स रेस से, जहां पर 1959 में USSR ने दुनिया की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जिसका नाम था R7 समयोर्का। तो इस मिसाइल की जो रेंज थी वो करीबन 8000 से 8800 किलोमीटर तक की थी। तो ये जो मिसाइल है ये 2 स्टेज के रॉकेट को यूज़ करती थी और काफ़ी पावरफुल रॉकेट्स थे ये। तो इस मिसाइल को डिज़ाइन किया था सर्गे पाव्लोविच कोरोलोव ने, जिनको फादर ऑफ प्रैक्टिकल एस्ट्रोनॉटिक्स कहा जाता है। इसी रॉकेट को यूज़ करके आगे के स्पेस मिशन जो हैं वो परफॉर्म किए गए थे USSR द्वारा, जिसको लीड किया था सर्गे पाव्लोविच कोरोलेव ने खुद ही। तो वेस्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं था, अमेरिका के पास इतने बड़े रॉकेट्स नहीं हुआ करते थे। तो USSR ने इसी रॉकेट को यूज़ करते हुए अपनी पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया 1957 में। उसके बाद USSR द्वारा एक कुत्ता भेजा गया जिसका नाम लाइका था 1957 में। उसके बाद दुनिया का पहला मैन्ड मिशन कंडक्ट किया गया, जहां पर वोस्टॉक 1 से यूरी गैगारियन 1961 में स्पेस पे लॉन्च किए गए। तो USSR आराम से जो स्पेस रेस है वो जीत रहा था, जिसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने मून मिशन का ऐलान किया। इसी बीच जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो फल फूल रही थी, वहीं पर सोवियत यूनियन में स्ट्रगल चल रहा था। तो मून मिशन एक काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोग्राम था, जहां पर अमेरिका अपने प्रॉमिस के हिसाब से पैसे तो लगा रहा था, पर सोवियत यूनियन पैसे की कमी होने की वजह से उस प्रोग्राम से अपने आप को दूर ही रखना चाहता था। पर अल्टीमेटली कंपटीशन के दबाव में इस प्रोग्राम को सैंक्शन किया गया, जिसके लिए उन्होंने एक N1 रॉकेट को तैयार किया जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और अमेरिका के सैटर्न 5 रॉकेट के साथ कंपैरेबल था। अनफॉर्चुनेटली 4 रॉकेट बनाए गए थे और चारों फेल हो गए। इसी के साथ ही जो सोवियत यूनियन का लूनर प्रोग्राम था वो यहीं पर ख़त्म हो गया और अमेरिका जो है वो अपने अपोलो मिशन की वजह से पहली बार चांद पे पहुंचने वाले बने और ऑफिशियली स्पेस रेस जीत गए। तो यहाँ तक की जो स्टोरी है वो मैक्सिमम लोगों को पता है। इसके बाद जो सोवियत यूनियन ने अचीव किया वो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो जब लूनर प्रोग्राम में सोवियत यूनियन को धक्का लगा, उसके बाद उन्होंने अपना फोकस स्पेस में ही रखा और अपने रिलायबल R7 रॉकेट को यूज़ करते हुए मल्टीपल स्पेस मिशन परफॉर्म किए,
जहां पर अमेरिका ने अपने पहले अपोलो 11 मून लैंडिंग के बाद 5 मिशन और भेजे। सोवियत यूनियन ने अपना फोकस जो है वो स्पेस पर रखा और स्पेस स्टेशन को क्रिएट करते हुए एक ह्यूमन की ज़्यादा समय तक स्पेस में रहने की जो क्षमता है उसको एक्सप्लोर किया। तो यूएसएसआर ने अपना पहला स्पेस स्टेशन 1971 में लॉन्च किया जिसका नाम था सैल्यूट 1, जो कि करीबन 175 डेज स्पेस में रहा और उसमें ऑक्यूपेंट्स जो हैं वो 24 डेज रहे। उसके बाद 3 और अटेम्प्ट्स हुए जो कि फेल हो गए थे। फिर अमेरिका ने अपना स्काई लैब जो है वो भेजा 1973 में, जो कि ऑर्बिट में करीबन 2000 दिनों के ऊपर रहा, पर ऑक्यूपेंट्स उसमें खाली 171 डेज के लिए रहे। उसके बाद यूएसएसआर ने अपने सैल्यूट 3, 4, 5, 6, 7 मिशंस भेजे, जिसमें जो सैल्यूट 7 है वो 3000 दिनों के ऊपर स्पेस में रहा और उसमें 800 दिनों के ऊपर ऑक्यूपेंट्स रहे। तो यहाँ पर स्पेस में सर्वाइव करने की जो एबिलिटी है उसको डेवलप किया सोवियत यूनियन ने। फाइनली 1986 में इन्होंने अपना मीर स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च किया, जो कि 3 क्रू वाला स्पेस स्टेशन था। 1986 से लेकर 2001 तक सर्विस में रहा, करीबन 5511 दिन, जिसमें से 4590 दिन तक ये ऑक्यूपाइड रहा। यहाँ ये चीज़ शो होती है कि रशियंस ने स्पेस में सर्वाइव करने को मास्टर कर लिया था। इस चीज़ को समझते हुए जब बाद में स्थिति सही हुई, अमेरिकन्स रशिया में जाकर अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करते थे स्पेस में सर्वाइव करने के लिए। उसके बाद जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया 1998 में, इसमें रशिया का बहुत बड़ा हाथ था। जो उनका एक्सपीरियंस था और एक्सपर्टीज थी उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। यहाँ तक कि स्पेस में जाने के लिए स्पेसएक्स के ड्रैगन से पहले रशिया ही एकमात्र रास्ता था जो कि अपने रिलायबल R7 रॉकेट को ही यूज़ करता था। तो अगर स्पेस में जाना है, रशियन से बेटर कोई नहीं जानता कि वहाँ सर्वाइव कैसे किया जाता है। बाकी चाइना ने तियांगोंग 1 और तियांगोंग 2 नाम के अपने स्पेस स्टेशंस बनाए, जिसको पहले 2011 में फिर 2016 में लॉन्च किया गया। तो जो पहला तियांगोंग 1 है वो अराउंड 2300 डेज स्पेस में रहा, पर ऑक्यूपाइड खाली 25 डेज के लिए रहा। वहीं पर जो तियांगोंग 2 है वो 1000 डेज तक स्पेस में रहा और ऑक्यूपाइड 26 डेज के लिए रहा। तो इनके पास भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो बात करते हैं स्पेस स्टेशन की। तो फ्यूचर जो है वहाँ पर चाइना, रशिया, इंडिया ये अपने इंडिविजुअल स्पेस स्टेशन लेकर आ रहे हैं, जिसमें चाइना अपना लार्ज मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन लाएगा, अमेरिका अपना स्पेस कॉम्प्लेक्स अल्फा और स्पेस कॉम्प्लेक्स ब्रावो लाने वाला है। वहीं पर रशिया अपना लूनर ऑर्बिटल स्टेशन लाएगा। तो स्पेस स्टेशन के मिलिट्री यूज़ भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल स्पेस स्टेशन में क्या होता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फ्यूचर को देखते हुए अगर आप में कैपेबिलिटी है तो स्पेस स्टेशन होना नेसेसरी है और इंडिया सही जगह पर कदम बढ़ा रहा है। इसी बात पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।